हेलो स्टूडेंट, मैं सुरभि लाठर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाठर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का पार्ट फर्स्ट मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथ का संख्या पद्धति, इसमें हम आपको आज परिचय कराएंगे। परिचय मतलब हम इसमें बताएंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या आता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें करना है, कौन सा उसमें मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम n से डिनोटेट करते हैं, मतलब n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अनंत तक संख्याएं आती हैं। मतलब 1 से अनंत तक मतलब 1 से स्टार्टिंग होगी, उस गिनतियां शुरू होती है, उसमें संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और अनंत तक होगी। इसका एंड नहीं होगा कहीं भी, इसका अंत नहीं होगा। और ठीक है, दूसरी है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए जैसे 0 1 2 3 4 और अनंत तक चलेगी जी। लेकिन देखिए प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में बस इतना ही डिफरेंट है, मतलब इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है हमारी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती है हमारी 0 से शुरू होती है, 0 मतलब शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अगला आता है हमारा पूर्णांक, जिसको हम Z से डिनोटेट करते हैं। सभी पूर्णांक हमारे पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण धनात्मक संख्याएं होती है और 0 भी आता है उसके अंदर। और पूर्णांक जो होता है पूर्णांक में जो है धनात्मक और ऋणात्मक भी आता है। मतलब जैसे हमने कोई एक नंबर लिख दी, पूर्ण संख्या तो इसमें आती ही है, 0 से आ जाती है 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, मतलब अनंत तक। हमें 0 से लेकर अनंत तक तो हमारा आता है, और जब 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या आ रही है वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं तो हमारी आती ही है पूर्णांक में, लेकिन इन पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक भी आ जाता है। मतलब 0 से पहले हम अगर 1 का ऋणात्मक कर दें तो -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का -3, इनका उल्टा भी चलता है, मतलब इनकी ऋणात्मक नंबर भी इसमें आती है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें सारे ही धनात्मक नंबर होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं जो हमारे माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके के जितने भी नंबर होंगे माइनस में वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से तो विभाजित होगी ही, दूसरा वो खुद अपने आप से विभाजित होगी, किसी और नंबर से नहीं होगी। जैसे हम लिख सकते हैं 2 1 से भी विभाजित होगा और 2 अपने आप से भी होगा, किसी और नंबर से 2 विभाजित नहीं होगा। अगर हम कहें 3 से करना है तो 3 से 2 विभाजित नहीं होगा, ना ही 4 से होगा। अगला नंबर हम क्या कह सकते हैं 3, ये भी अपने आप से ही विभाजित होगा, दूसरा 1 से तो होगा ही, अपने आप से ही होगा। 5 7 11 13, इस तरह के जो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, मतलब जो अपने आप से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, वो हमारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। एक तो 1 से कटना ही है, दूसरा अपने आप से कटेगा, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब वे संख्याएं जो एक से तो विभाजित होगी, अपने आप से भी विभाजित होगी, किसी और से भी विभाजित हो सकती है। जैसे हम अगर लिख दें 4, अब हमें लिखना है 4 किस किस से विभाजित होता है। देखो एक से तो 4 होता ही है, 4 2 के पहाड़े में भी आता है तो हम 2 भी लिख देंगे। दूसरा 4 अपने आप से भी होता है तो हम यहाँ 4 भी लिख देंगे, क्योंकि 4 अपने आप से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है और 2 के पहाड़े में भी आता है। अगर मैं लिख दूं 6, तो देखो 6 1 से भी हो रहा है, 6 2 से भी जा रहा है, 6 3 से भी विभाजित हो रहा है और 6 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब वे संख्याएं जो P/Q के रूप में आता है, या हम बोल सकते हैं P/Q। मतलब जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल इसका 2/3, ये P/Q के रूप में आ गया। या लिख सकते हैं 5/4, ये भी P/Q के ही रूप में है। या लिख सकते हैं 7/1, तो ये भी हमारा P/Q के रूप में। 7/1 को हम सीधा 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम अगर अंडर रूट, देखो इसमें अंडर रूट मतलब वर्गमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट। हम रूट भी बोल सकते हैं या अंडर रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है। या वर्गमूल भी बोल सकते हैं। इसको √2, √2, √3, √5, ये सारी संख्या जितनी भी हमारी रूट में आएंगी वो सारी हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या पाई, ये पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम लिख दें कि पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है, तो ये तो 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में जा रहा है। तो देखो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जब हम मान रख देंगे तो वो हमारा परिमेय बनेगा। यहाँ पर सिर्फ वो पाई बोल रहा है, ना कि पाई का मान बोल रहा है। ठीक है। ये अगर जैसे आपके दिमाग आप कहो कि √4, क्या ये √4 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? तो देखो ये √4 जो है हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि √4 जो है किसी संख्या का वर्ग है। √4 किसका वर्ग है? वर्ग किसे कहते हैं? मतलब वो संख्या जो अपने आप से 2 बार गुणा हो रही हो और उसका अगर आंसर 4 आता है तो हमारा √4 परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के? 2 गुणा 2। जब हम 2 गुणा 2 को लिखेंगे तो 2 की घात 2 लिखेंगे ना, लिखेंगे। अब देखो ये जो ये वर्गमूल है, इस वर्गमूल से ये हमारी घात कट जाती है। रूट से घात कट गई, क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। तो √4 हमारा क्या बन गया? 2 बन गया। इसलिए हम इस √4 को क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं। तो मतलब रूट में वो संख्याएं भी हम अगर रूट के साथ ऐसी संख्या लिखी हुई हो जिसका कोई वर्ग बन रहा हो, तो वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। हम √4 को परिमेय संख्या बोलेंगे क्योंकि √4 हमारा 2 में जा रहा है। अगर जैसे मैं अगले नंबर लिख दूं √9, तो देखो √9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो रूट से रूट कट गया, 3 बचा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। या हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, मतलब अपरिमेय, हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्याएं रूट में वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य हो। अगर कोई भी अभाज्य संख्या हमारी रूट में आ जाए
तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √7 ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। या हम लिख सकते हैं √11 ये भी हमारी अभाज्य संख्या होगी, या √23। इस तरह की संख्याएं हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं रूट के साथ, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखिए लास्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होता है, मतलब जितनी भी सारी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या में आती है। जैसे कौन कौन सी संख्याएं? अपरिमेय, परिमेय और पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सारी ही संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या में आती है, ठीक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वास्तविक संख्याएं और उसके दशमलव प्रसार। देखिए ये हमारे दशमलव प्रसार जो निकालेंगे 3 प्रकार के होते हैं, शांत, अनफसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा होता है अनफसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती। तो हमारा पहला है शांत। शांत में क्या होता है? देखो शांत दशमलव प्रसार जो है, इसमें हम जब किसी भी संख्या को दशमलव के रूप में लाते हैं तो वो संख्या हमारा जो होता है उसमें शेष शून्य हो जाता है। शून्य मतलब शेष हमारा 0 आता है। किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो वहां पर शून्य हमारा 0 आ जाता है, उसी को हम शांत बोलते हैं। दूसरा है अनफसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती। इसके अंदर क्या स्थिति होती है? देखो इसकी अनफसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती में जब हम इसको भाग देते हैं किन्हीं दो संख्याओं को आपस में, तो इसमें शेष हमारा रिपीट होता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है। मतलब कोई एक जो भी शेष जो हमारा बचेगा लास्ट में, वो बार बार हमारा शेष आता रहेगा। यहाँ पर शेष बार बार आता है, तो इसी को हम अनफसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती कहते हैं। इसमें शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब बार बार शेष आता रहता है। अनफसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। इस देखो अनफसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती क्या होता है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, ना तो शेष 0 आएगा और ना ही उसकी पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। और एक और लाइन लिख देते हैं हम, और ना ही शेष शून्य आता है। तो देखो शांत जो होते हैं ये हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये शांत हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं। जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो शांत होगा। दूसरा अनफसानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये भी हमारा परिमेय संख्या होता है, इसमें भी परिमेय संख्याएं आती है। लेकिन अनफसानी अनावर्ती, अशांत आवर्ती में क्या होता है? ये सारे के सारे हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए शांत का हम एक एग्जाम्पल कराते हैं। नंबर लिख लिया 1/2। ये हमारा जो है 1/2 परिमेय संख्या है। जब हम इसको भाग देंगे तो देखो दो से हम 1 को भाग देंगे। हमें बताया 1 2 से छोटा है, हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। पॉइंट से पहले भी एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। 2 पंजे 10, कितना आ गया? ये 0.5। और यहाँ पर देखो 10 में से 10 गए, 0 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा? शेष 0। तो ये हमारा शांत हो जाएगा। अब अनावर्ती आवर्ती, अशांत आवर्ती में देखो हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने ले लिया 1/3, 1/3। अब हमें क्या करना है? इस 3 से 1 को भाग देना है।
हमें पता है एक 3 से छोटा है तो हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 3 दिया 9, बचा कितना 1, फिर से हम 3 दिया 1 बचा, ठीक है। हम पॉइंट लगा हुआ है और हमने क्या करा 0 बढ़ा लिया। अब 3 दिया 9, फिर से 1 आ गया। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया, हमारा जो शेष आया था 1 आया था, फिर से हमारा शेष क्या आ गया लौट कर 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये शेष रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये बार बार आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आया इसका 0.33 डैश डैश। डैश का मतलब होता है बार बार 3 आना, जब या 0.33 डैश डैश, मतलब ये कई बार हमारा 3 चलता ही रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, एक हमारे शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम जो इसका आंसर है 0.333 डैश डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है, एक ही नंबर है ना ये 3 हमारा कई बार पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं 3 के ऊपर बार लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 3 बार बार नंबर आ रहा है, तो हम इस 3 को 3 के ऊपर बार लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस 3 की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 के ऊपर बार लगने का मतलब ही यही है कि इस 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारा अनावसानी आवर्ती अशांत आवर्ती कहलाएगा, और ये हमारा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। और अनावसानी अनावर्ती अशांत आवर्ती में जो है किसी भी नंबर को जब हम भाग देंगे तो ना तो उसका शेष में पुनरावृत्ति होगी और ना ही शेष उसका 0 आएगा, जैसे, और ये जो कहलाते हैं सारे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख सकते हैं √2, ये √2 भी हमारा अनावर्ती में ही आएगा, या हम लिख सकते हैं पाई या √7, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें इस पॉइंट में भी आते हैं नंबर, तो इस तरीके के आएंगे वो 0.01 001 00001, इस तरीके से रिपीट होते रहेंगे वो। मतलब देखो आप कहोगे कि यहाँ तो 1 रिपीट हो रहा है 0 बन रहा है, देखो ध्यान से देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है 0 1, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ 0 1 नहीं है लिखा हुआ, यहाँ पर 1 0 बढ़ गया, 2 0 1 आ गया, अगले नंबर में 3 0 1 आ गया, तो ये हमारा बढ़ रहा है। अगर ये होता है इस तरीके से 0 1 0 1 0 1, तब हम इसको अनावासनी आवर्ती अशांत आवर्ती बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर हर बार 1 0 बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और ये जो होते हैं सारे हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और ये भी हमारी अपरिमेय संख्या में ही आ जाएगा, मतलब अनावासनी अनावर्ती अशांत आवर्ती कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा घातांक नियम। देखो घातांक नियम दे रखी है, पहला है a की घात n गुणा a की घात n। देखो इसमें हमें जो है आधार, इसको तो बोलते हैं हम आधार, और ऊपर वाले को वो बोलते हैं हम जो इसके ऊपर घात लगी हुई होती है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो आधार क्या है इसके 1 से है, जब आधार 1 से होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, क्योंकि घातें n का मतलब है अलग अलग दे रखी है, इसमें घातें हमारी जुड़ जाएंगी। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, 2 की घात 3 और 2 की घात 2, ये ले लिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है इसके आधार जो है 1 से है, जब 1 से होते हैं तो आधार को हम कॉमन ले लेते हैं, आधार को हमने कॉमन ले लिया, मतलब दोनों आधारों का एक आधार ले लिया और उनके ऊपर जो घातें हैं उनको हमने जोड़ दिया आपस में, तो कितना बना ये 2, और यहाँ घातें जुड़ गई, कितनी हो गई 3 और 2 5। अब देखो इसे करो, इसका 2 की घात 5 आ गया, कितना आ गया ये 2 की घात 5। इसका मतलब होता है 2 को 5 बार लिखना, 1 2 3 4 5,
मैंने 2 को 5 बार लिख दिया क्योंकि उसकी घात कितनी है, 5 है। अब हमें इनकी आपस में गुणा करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पता चल गई गुणा कैसे करनी है। सबसे पहले हमने 2 की 2 से करी, 4 आ गया। 4 की फिर से इस 2 से करी, 8 आ गया। 8 की फिर इस 2 से करी, 16 आ गया। 16 की फिर इस 2 से करी, 32 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला पार्ट इसका, a की घात m और a की घात m फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उस पूरे की घात हमारी n है। इसका मतलब ये है जब a की घात m हो, उसके ऊपर भी हमारी अगर घात हो तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तो देखो a m गुणा n, तो n n हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 की घात 2, उसकी घात 4, ठीक है। 3 की घात 2 और इस पूरे 3 घात 2 की घात कितनी है, 4 है। तब हम क्या करेंगे, आधार तो 3 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जो इसकी घातें हैं दोनों 2 और 4, 2 और 4 को हम आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणा 4, 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 3 की घात 8 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो इस 3 की घात 8 को 8 बार इस तरीके से गुणा कर सकते हैं और फिर उनको गुणा करके नीचे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला पार्ट, a की घात m बटे a की घात n। जब घातों में घातें मतलब जब हमारी घातें अगर भाग में आए, बटे में आए, या वो कह रही हूँ कि भाग करो उनकी, तब क्या होता है, तब आधार तो हम कॉमन ले लेंगे लेकिन उनकी घातें क्या होती है, माइनस हो जाती है। जैसे गुणा में घातें जुड़ गई, उसी हिसाब से भाग में घातें या बटे में जो घातें आती हैं 1/2 के रूप में, तो वो घातें हमारी माइनस हो जाती हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो 5 की पावर 5 की घात 6 और 5 की घात 3। हमने 5 ही क्यों लिया नीचे, क्योंकि हमारा आधार a ही दे रखा है। a और a, अगर b दे रखा होता तो हम अलग लेते। सेम जब हमारे आधार एक सा हो, सेम हो, तो आधार को हम 5 ले लेंगे। दोनों आधारों का हमने 5 ले लिया इसके अकॉर्डिंग, और घातें क्या हो जाएंगी हमारी, -6 और 3 क्या हो जाएगा, माइनस। कितना आ गया, ये 5 की घात 3 आ गया। अब इसका मतलब है 5 को 3 बार लिखना। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 हमारा आंसर आ गया। अब देखो फोर्थ वाला पार्ट, a की पावर m दे रखा है, a की घात m है और b की घात भी m दे रखी है। तब क्या होगा, a और b की गुणा कर दी और m हमारी घात अलग आ गई। तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है हमारे आधार अलग है लेकिन घातें हमारी एक सी हैं। जब आधार अलग हो और घातें एक सी हो तो घातों को हम कॉमन ले लेते हैं और आधार की आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, ये ले लिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे घात थी वो हमने घात कॉमन ले ली और जो हमारे आधार थे उनकी आपस में गुणा कर दी। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 की घात 3 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पर हमारा पहले पार्ट का परिचय कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इसकी एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हाँ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके जैसे और बच्चों को भी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।